हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 का हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा समास चल रहा है ना। समास के हमने 2 पार्ट देख चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे। उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि समास के 6 भेद हैं, है ना। 6 भेद में से हमने अव्यय समास पहले बताया, अव्यय भाव समास। दूसरा हमने बताया आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी मैंने आपको उसके जो भेद हैं, है ना, तत्पुरुष समास में भी जो भेद है वो भी मैंने आपको बताए। तो उसमें कौन कौन से हमने भेद देखे थे? उसमें सबसे पहले देखे थे कर्म तत्पुरुष, है ना। दूसरा देखे थे करण तत्पुरुष। तीसरा देखे थे संप्रदान तत्पुरुष। चौथा देखे थे अपादान तत्पुरुष। पांचवा देखे थे संबंध तत्पुरुष। और छठवा अधिकरण तत्पुरुष। और सातवां न यानी इयं तत्पुरुष, है ना। तो इनके जो चिन्ह थे वो समास में क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, मतलब लोप हो जाते हैं। हालांकि ये कारकीय चिन्ह कहलाते हैं। ये जितना भी हमने आपको अभी बताया, कर्म कारक हमने पढ़ा था ना। कारक में भी 8 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम 7 देख रहे हैं, है ना। तो कर्म जो कारक है उसके भी 8 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कर्म कारक, है ना, करण कारक, संप्रदान कारक। ये सारे उसमें कारक में भी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा? तत्पुरुष समास में भी जो उसके भेद हैं, वे जो 7 भेद है वो मैंने आपको इसके पहले वाले पीरियड में बताया था। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है कर्मधारय समास। तो जो कर्मधारय समास जो है उसे भी उपभेद कहते हैं। किसका? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास जो है अभी हम देख रहे हैं वो भी उपभेद है। भेद, मेन भेदों में से हमने जो 7 देखा, जिसमें कारकीय चिन्हों का प्रयोग होता है, वो देखा। प्रयोग होता है नहीं होता है, उसमें लुप्त हो जाता है। मतलब उसमें होता कहने का मतलब जब हम उसका विग्रह करते हैं वहां पे हम उसको कारकीय चिन्ह बताते हैं। लेकिन जहां पर हम समस्त पद बनाते हैं, जहां हम समास बनाते हैं, वहां पे क्या हो जाता है? वो लोप हो जाता है, मतलब कारकीय चिन्ह लोप हो जाता है। इसलिए वो भेद में आते हैं, है ना। कर्म समास, है ना, कर्म तत्पुरुष। ये जो जितने तत्पुरुष समास में जितने भी भेद आए हैं वे क्या है? कारकीय चिन्ह के द्वारा हमने उनको यहाँ पे देखा है। अब हम जो ये कर्मधारय समास देख रहे हैं, कर्मधारय समास क्या होता है? ये भी उपभेद है उसका। किसका? तत्पुरुष समास का, है ना। इसलिए क्या उसको हम 6 में ही गिनते हैं कि 6 भेद हैं, मेन समास के 6 भेद हैं। तो लेकिन जो तत्पुरुष समास है उसके जो भेद है उसका ये तत्पुरुष समास का उपभेद कहा जाता है इसे, है ना। देखते हैं आगे। अब जैसे यहाँ बताया कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास में, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उसमें भी हमने देखा तत्पुरुष समास में भी दूसरे पद को प्रेफरेंस देते हैं, उनको प्रधानता देते हैं दूसरे पद को। यहाँ पे भी कर्मधारय समास में क्या कर रहा है कि उसमें भी दूसरे पद प्रधान होता है ना। दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य या उपमान या उपमेय का संबंध होता है ना। अब जैसे क्या होता है यहाँ पे कर्मधारय समास में, और उसमें कारकीय चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है ना। हम जब जैसे विग्रह भी करते हैं तो भी उसमें कारकीय चिन्ह नहीं आते हैं, है ना। लेकिन कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का उपभेद कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि वो क्या कह रहा है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान तो होता ही है, लेकिन दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का या उपमान या उपमेय का संबंध होता है ना। अब जैसे यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, महात्मा, है ना। तो हम इसका जो विग्रह करते हैं, ये तो समस्त पद है, समास है, समस्त पद है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका क्या होगा? महान है जो आत्मा। महात्मा का क्या होगा? महान है जो आत्मा। यहाँ पे कई कारकीय चिन्ह आपको दिखा नहीं ना। को, से, पर, ऐसे जो हमारे कारकीय चिन्ह हैं जो कि हमारे समास में लोप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्मधारय समास में कारकीय चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है ना। तो जैसे महात्मा, तो महान है जो आत्मा, उसका विग्रह करके बताया हमने। देखा यहाँ पे कारकीय चिन्ह हमें दिखा,
नहीं दिखा। तत्पुरुष समास के जैसे तत्पुरुष समास में जो भेद में हमने पाया था कि कारकीय चिन्ह का प्रयोग होता है जब विग्रह करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय समास में नहीं होता है। जबकि समानता क्या है कि दूसरे पद को ही प्रधानता देता है। कर्मधारय समास दूसरे पद को समानता देता है, लेकिन वो जब अपना समस्त पद का जब विग्रह करता है, समास का जब विग्रह करता है, तो उसमें कारकीय चिन्ह नहीं होता है ना। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, फिर मैं और भी इसके बारे में और आपको जानकारी देती हूँ। ओके, अब जैसे यहाँ ये बताया है कि कर्मधारय समास ही तत्पुरुष समास का ही उपभेद है ना। तत्पुरुष समास का ही उपभेद है कौन? कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें भी पूर्व पद गौण मतलब पूर्व पद का विशेष महत्व नहीं तथा उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने बताया ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कर्मधारय समास में पहले पद को उतना महत्व नहीं दिया जाता है ना, उसे गौण कहते हैं, है ना। गौण मतलब क्या है कि कर्मधारय समास ही तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, क्योंकि इसमें भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है ना। प्रधानता उत्तर पद मतलब दूसरे पद को ही दी जाती है। जैसे इस समास में पूर्व पद या तो विशेषण होता है, पूर्व पद मतलब जो सामने का पहला पद है वो विशेषण होता है, तथा उत्तर पद विशेष्य अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय और उपमान का या उपमान या उपमेय का संबंध होता है ना। अब इसके भी बात बताते हैं कि उपमान और उपमेय का संबंध कैसे होता है ना। वो आप इसे देखेंगे, कर्मधारय समास की परिभाषा है जितना मैंने अभी तक लिखाई हूँ और यहाँ पे बताई हूँ, आप उसे नोट करते जाएंगे। ओके, अब जैसे कर्मधारय की हम अभी चल रहे हैं, कर्मधारय देख रहे हैं ना, कर्मधारय समास देख रहे हैं। इसी तरह जैसे कर्मधारय समास में इसी तरह मुख चंद्र समस्त पद के पहले पद मुख, जैसे मुख चंद्र आपको दिया है तो उसका पहला पद क्या है? मुख, तथा दूसरे पद चंद्र के बीच उपमेय और उपमान का संबंध है। अब उपमेय और उपमान के मैं आगे आपको उसकी भी डेफिनेशन बताऊंगी क्या होता है उपमेय और उपमान, लेकिन यहाँ पर क्या बताया उसने कि मुख चंद्र समस्त पद के पहले पद मुख तथा दूसरे पद चंद्र के बीच उपमेय और उपमान का संबंध है, अतः यह भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। जैसे यहाँ चंद्रमा उपमान है, चंद्रमा क्या है? उपमान है, मतलब दूसरा पद है ना चंद्र,
तो चंद्रमा को क्या बताया हमने, उपमान है, तथा मुख उपमेय। तो दूसरे पद को हम क्या देख रहे हैं कि जो उपमा दी गई है वो किसकी दी गई है, चंद्रमा की, है ना। तो मुख चंद्र, पहले पद को गौण कर दिया गया है, मतलब यानी जो पहले पद का जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, उपमेय उपमान यही होता है कि चंद्रमा का उसको उपमा दी गई है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ बताया गया है ना कि चंद्रमा उपमान है तथा मुख उपमेय है। अब ये उपमेय और उपमान क्या होता है ये मैं भी थोड़े से मैं आपको बता दूंगी, इसे भी आप देखिए। अब जैसा मैंने आपको बताया उपमेय और उपमान, है ना। अभी हमने उपमेय और उपमान की बात की है। तो जैसे यहाँ दिया है कि उसके नेत्र, एक एग्जाम्पल दिया है कि उसके नेत्र मृग के समान है ना। उसके नेत्र मृग के समान, मृग मतलब हिरण के समान। तो इस वाक्य में नेत्रों की उपमा किससे की गई है, मृग से की गई है, मतलब मृग से दी गई है। जो नेत्रों की उपमा किससे दी गई है, मृग से दी गई है। तो यहाँ नेत्र क्या हुआ, उपमेय हुआ, मतलब यहाँ नेत्र उपमेय है तथा मृग उपमान है। अब उपमेय और उपमान में क्या हम कैसे समझे, तो जिस वस्तु या व्यक्ति को उपमा दी जाती है, किसी की भी उपमा दी जाती है ना। जैसे हमने चंद्रमा और मुख चंद्रमा बताया था, आपको मुख चंद्र बताया था इसके पहले वर्ग। तो जैसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम यदि किसी की उपमा देते हैं तो क्या हो रहा है वो कि जिस वस्तु व्यक्ति को उपमा दी जाती है उसे उपमेय, व्यक्ति और वस्तु को जब उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय। तथा जिस वस्तु व्यक्ति से, क्या कह रहा है यहाँ पे फर्क देखिए, जिस व्यक्ति वस्तु को दी जाती है वो उपमेय को देना, और जिस व्यक्ति वस्तु से दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, है ना। तो उपमान और उपमेय का यही फर्क है। इसीलिए हम देखते हैं, हम सबको एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी को देते हैं ना, चंद्रमुखी कह देते हैं, है ना। तो जहां पर हम उपमा देने वाली जब बात आती है तो वहीं पर ये उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। और वो होता क्या है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना। तो इसे भी आप नोट करिए। इसे नोट करके देखिए, और इसके एग्जाम्पल मैं अभी और दे रही हूँ उपमान और उपमेय के, है ना। तो हमें समझ में आ जाएगा कि उपमान और उपमेय है क्या। और भी एग्जाम्पल्स हैं तो वो एग्जाम्पल के रूप में भी आप उसे नोट करेंगे। इसके बाद मैं लिखवाती हूँ और समझाती भी हूँ।
अब जैसे ये उदाहरण है ना। अब हमारा समस्त पद क्या दिया गया है? समस्त पद उपमान, उपमेय और विग्रह, है ना। तो इसमें हमें उपमान और उपमेय को देखना था। तो समस्त पद में जैसे हमें दिया है एग्जाम्पल घनश्याम। घनश्याम किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को, है ना, भगवान कृष्ण का नाम है। तो घनश्याम, अब घनश्याम तो उपमान क्या हुआ? घन। उपमान क्या हुआ? घन। और उपमेय क्या हुआ? श्याम। उपमेय क्या हुआ? श्याम। और विग्रह यदि हमने किया उसका तो घन रूपी श्याम। घन यानी घन के समान श्याम, ये भी चलेगा। घन मतलब बादल। और कैसे बादल? जो काले से पड़ जाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण को वैसे भी काला कहते हैं, वैसे भी श्याम रूपी श्याम कहते हैं उन्हें, है ना। तो घन रूपी श्याम। तो यहाँ पर हमने उनका क्या किया? विग्रह घनश्याम का। ये घनश्याम घन जो हुआ वो उपमान हुआ, उपमेय क्या हुआ? श्याम। श्याम उपमेय हुआ। और विग्रह जब हमने किया तो घन रूपी श्याम या घन के समान श्याम। श्याम किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। फिर है कमल नयन। कमल नयन, है ना, बोलते हैं ना राजीव नयन, कमल नयन। कमल नयन भगवान राम को कहते हैं, है ना। यानी हम जब भगवान को उपमा भी करते हैं, उनकी आंखों की उपमा कर रहे हैं, तो किसके समान कर रहे हैं? कमल के समान कर रहे हैं। तो यहाँ पे उपमान क्या हुआ? कमल। और उपमेय क्या हुआ? नयन। और उसका जब हमने विग्रह किया तो कमल के समान नयन या कमल रूपी नयन, ये चलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने उपमान और उपमेय को देखा। उसकी भी परिभाषा मैंने आपको लिखाती हूँ। ये भी दो एग्जाम्पल आप उसके साथ में लिख लीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? विशेषण, विशेष संबंध वाले कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास ही चल रहा हमारा। विशेषण, विशेष संबंध वाले कर्मधारय समास, है ना। अब उसमें विशेषण प्लस विशेष इज इक्वल टू समस्त पद फिर विग्रह। मतलब यहाँ हम विशेषण विशेष को मतलब प्लस करते हैं और फिर समस्त पद बताते हैं, उसके बाद विग्रह बताते हैं उसका। तो यहाँ जैसे नील प्लस गाय, तो उसका क्या होगा? समस्त पद नील गाय। और उसका विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय, उसे क्या कहते हैं? नील गाय। ये समस्त पद हुआ नील गाय। नील गाय का विग्रह हमने जब किया तो क्या किया हमने? नीली है जो गाय। अब दूसरा है महा प्लस देव, तो होगा महादेव। तो महादेव का विग्रह जब हम करते हैं तो महान है जो देव, वो कौन? महादेव। उसका समस्त पद क्या बनेगा? महादेव, है ना। यानी विशेषण विशेष फिर समस्त पद और फिर उसका विग्रह यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे उत्तम प्लस पुरुष, उत्तम प्लस पुरुष, तो हम उसका समस्त पद हमारा क्या बनेगा? वो पुरुषोत्तम। क्या बनेगा? पुरुषोत्तम। तो विग्रह हमने किया तो विग्रह होता है उसका उत्तम है जो पुरुष। तो ये है विशेषण विशेष जब संबंध बताते हैं कर्मधारय समास में, जब दोनों का संबंध बताते हैं विशेषण और विशेष का, उसका समस्त पद क्या होता है और उसका विग्रह क्या होता है, ये यहाँ पे हमने देखा। इसे भी देख लीजिए आप। फिर यहाँ पर हम कर्मधारय समास से इतना इतना देख लीजिए और इससे नोट भी कर लीजिए, है ना।
तो ये आपने उतार लिया होगा, है ना। तो यहाँ हमने पूरा कर्मधारय समास देखा जो तीसरे नंबर का है ना। हमने सबसे पहला देखा अव्ययीभाव समास, दूसरा देखा तत्पुरुष समास, उसके भी भेद देखे, है ना, जो उसके 7 भेद थे वो भी हमने आपको बताया। उसके बाद हमने तीसरा देखा ये कर्मधारय समास, जो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स बताई है ना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पीरियड में जब हम चलते हैं उसके बाद हमारा 4th वाला जो समास होगा वो द्विगु समास होगा, उसको भी मैं ऐसे ही आपको बताऊंगी। ओके, तो समास हमें डिटेल्स करना है, समझ में आ जाए वो हमें मतलब समास क्या होता है ना। तो ओके, थैंक यू।